गुड आफ्टरनून। हमने लास्ट क्लास में देखा था तीनों कनेटिक वॉर के बारे में, और जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुए, जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड एंड थर्ड, और इन तीनों वॉर के थ्रू ये डिसाइड हो गया कि ब्रिटिश ही हमारे ऊपर रूल करेंगे। अब इस पीरियड में कई स्टेट्स जो थे वो इस बीच में आए, मतलब कई राज्य, कई प्रांत उस बीच में आए। उन प्रांतों का इसमें क्या रहा, उसकी वजह से कौन कौन सी युद्ध हुए, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडियन स्टेट्स जो इस पीरियड में आए थे तो वो तीन पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। सक्सेसर स्टेट वो स्टेट जिनको उत्तराधिकार के बाद उन्हें राज्य मिला, जिससे मुगल्स ने उनकी हेल्प की थी, तो वो सक्सेसर स्टेट कहलाए। रिबेल स्टेट जो बागी थे, और तीसरे ऑटोनॉमस स्टेट। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां मैंने डिवाइड किया है इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। सक्सेसर स्टेट में आते थे हैदराबाद, अवध और बंगाल। यहाँ पे ये जो स्टेट्स थे इन्हें सक्सेसर मतलब उनका उत्तराधिकारी मुगल्स ने दिलाया था। रिबेल जो बागी थी मराठा, सिख, जाट और बुंदेल्स। और ऑटोनॉमस स्टेट में आए राजपूत, मैसूर और त्रावणकोर। ऑटोनॉमस वो स्टेट थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा था मुगल एम्पायर से, वो उसे फॉलो नहीं करते थे। तो इस तरह के स्टेट को डिवाइड किया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले पॉलिटिकल थ्रोन कहाँ हासिल किया? सबसे पहले जब किसी, जिसे कहते हैं राजनीतिक सत्ता, कि जब वो आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने ये सोचा कि अब हमें धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाना है और बिजनेस से ज्यादा अपनी पावर्स को बढ़ाना है। तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों ने बंगाल में हासिल की। कहाँ हासिल की थी? बंगाल में। बंगाल उस समय पे बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, बहुत बड़ा प्रांत था। इस तरह से लिखना है बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था। इट वॉज अ वेरी बिग स्टेट, जिसमें बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता ये सभी आ जाते थे। ठीक है, काफी बड़ा था, समृद्ध था, वेल्दी था काफी। तो 1700 में यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी। एक डायनेस्टी का फाउंडर था जिसे कहा गया नासिरी डायनेस्टी। ओके, नासिरी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था मुर्शीद कुली खां। तो यहां से इस कहानी की शुरुआत होती है कि बंगाल में किस तरह से अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। तो इसके बारे में बात करते हैं। बंगाल के बारे में हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता बंगाल में हासिल की। बंगाल उसमें काफी बड़ा प्रांत है, जिसमें उड़ीसा, बिहार, कलकत्ता यहां तक के सारे प्रांत आते थे। ठीक है, बांग्लादेश का भी पहले पार्ट यही था। अब उस समय पे जब मुर्शीद कुली खां, इस समय पे एक गवर्नर था, एक डायनेस्टी है, वंश था नासिरी डायनेस्टी। ठीक है, यह वंश कहते हैं। इसी का फाउंडर था मुर्शीद कुली खां। अब 1700 में 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने 1700 में औरंगजेब ने इसे दीवान बनाया। 1700 ईस्वी में, तो 1700 अगर हम एडी की बात करें तो उस समय औरंगजेब ने इसे बंगाल में क्या बनाया? दीवान बनाया। लेकिन 1707 में हम पढ़ चुके हैं औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब वॉज डेड इन 1707 एट अहमदनगर। उसकी मृत्यु के बाद कई स्टेट्स थे, कई प्रांत थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसमें बंगाल भी था। 1717 में, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, और 1717 में इसने, मुर्शीद कुली खां ने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर, स्वतंत्र शासक, इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और ये नवाब बना कहां? बंगाल का। हालांकि कुछ ट्राइब्यूटीज देता था, कुछ टैक्स दिया करता था, कर दिया करता था मुगलों को,
लेकिन वर्चुअली देखा जाए तो वर्चुअली कर देता था, टैक्स देता था, लेकिन खुद को इसने इंडिपेंडेंट बोल दिया था कि अब जो है बंगाल का एक स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खान है। और जैसे बंगाल का नवाब बना, इसने राजधानी शिफ्ट की, राजधानी या कैपिटल शिफ्ट की। इसने अपनी कैपिटल या राजधानी शिफ्ट कर दी, है ना। कहा? ढाका से मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद अपने नाम पे इसने एक शहर बनाया था, ढाका से मुर्शिदाबाद। इसने यहां पर अपनी कैपिटल शिफ्ट की। इसने मुगलों को टैक्स देना जारी रखा। अब उस समय पे कई पॉजिटिव पॉइंट्स हुए। ये 1717 से लेके 1727 तक 10 साल तक ये नवाब रहा। उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। तो अपने ही टाइम पे इसने कई काम किए, जैसे कि इसने जो लोकल कस्टम्स होते थे उसको, वहां के जो लोकल जो कस्टम ड्यूटी होती थी, वहां के लोकल्स जो थे उसमें कुछ करप्शन करते थे, हेरा फेरी करते थे। तो इसने जिसे कहा गया बिचौलिए, मीडिएटर्स जो थे उसके बीच में, जो जैसे हम कोई सामान लेके आते हैं, बीच में कस्टम ड्यूटी लगती है, तो कोई लोकल्स जो है उसमें कुछ मैनिपुलेट करते हैं उसे, और उसके बाद वो पैसे खुद खा जाते थे। तो इसी को रोकने के लिए उसने बिचौलियों को और इन लोकल कस्टम्स को खा जाने वाले को खत्म कर दिया। और उसने तकावी लोन, जो एग्रीकल्चर लोन था, उसे शुरू किया। तो मुर्शीद कुली खान ने, इफ यू टॉक अबाउट द मुर्शीद कुली खान, तो मुर्शीद कुली खान ने बिचौलियों का उन्मूलन किया, मतलब मीडिएटर्स को खत्म कर दिया, और तकावी लोन या तकावी ऋण, किसानों को तकावी ऋण दिलाया, ठीक है, लोन दिलाया, और जो बिचौलिए थे उनको खत्म कर दिया। मुर्शीद कुली खान एक ताकतवर योद्धा था, मतलब अगर देखा जाए वो एक अच्छा नवाब था। और अपने ही टाइम पे इसने एक और प्रथा शुरू की थी, इजारेदारी। इजारेदारी इस सेम मेथड थी कि जो टैक्स वसूल किया जाएगा वो जमींदार, जो लैंड ओनर होंगे, जो उस लैंड को देख लेंगे, फार्मर्स वो क्या कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू के लिए टैक्स कलेक्ट करेंगे, और वो ये बाद में देंगे किसको, मुर्शीद कुली खान को। और मुर्शीद कुली खान उनमें से कुछ टैक्स पे करता था मुगल्स को। तो इसमें इजारेदारी में फिर से बिडिंग स्टार्ट हो गई, नीलामी स्टार्ट हो गई थी। इससे भी किसानों का काफी शोषण बाद में हुआ था, मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उन्हें। तो मुर्शीद कुली खान नासिरी डायनेस्टी का था। इसने 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद 1717 ईस्वी में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया, और उसके बाद मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया। और मुर्शिदाबाद शिफ्ट करने का इसने तकावी लोन स्टार्ट किया। तकावी लोन स्टार्ट कर इसने जो मीडिएटर्स थे उनको खत्म कर दिया, जो कस्टम ड्यूटी में पैसे खा रहे, जो करप्शन में ज्यादा हाथ था जिनका, उन्हें खत्म कर दिया। तो इस तरह से मुर्शीद कुली खान ने 1727 तक वहां पे रूल किया। अरे 1727 के पहले अपने ही एरा में उसने एक और चीज डिसाइड की थी। उसने अपने ग्रैंडसन, जिसका नाम था सरफराज, मुर्शीद कुली खान की एक बेटी थी, मुर्शीद कुली खान की बेटी थी, जिसका हस्बैंड जो था वो था शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन जो था, इसे उसने अपना, मतलब ग्रैंडसन यहाँ पे क्या है, नाती जिसे कहते हैं, तो उसने अपने बेटी के पति को अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर घोषित नहीं किया। उसने किसे किया, इसके बेटे को, जिसका नाम था, इन दोनों का बेटा जो था वो था सरफराज को इसने अपना ईर घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जब मुर्शीद कुली खान की 1727 में डेथ हो गई, तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुई किससे, शुजाउद्दीन से, कि मेरे रहते मेरा बेटा कैसे राजा बन सकता है। तो उसके रहते इसने कभी भी उसे राजा नहीं बनने दिया, तो ये मुर्शीद कुली खान के बाद जो नवाब रहा उसका नाम था शुजाउद्दीन। 1727 to 1739। शुजाउद्दीन के रहते हुए कभी सरफराज
नवाब नहीं बन सका। लेकिन 1739 में इसकी डेथ के बाद इसका बेटा सरफराज 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 नवाब बना, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। उस समय बिहार का एक गवर्नर था या सूबेदार था उस समय बिहार का सूबेदार, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। बिहार का एक सूबेदार था अलीवर्दी खां ने 1740 में सरफराज के ऊपर हमला किया, और वहां पे एक जगह है जिसका नाम है गिरिया। तो गिरिया वॉर में इसने सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज को मार दिया। यह वॉर हुआ था एक साल बाद 1740 में। मतलब 1739 सरफराज नवाब बना, लेकिन 1740 में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने हमला किया और गिरिया के युद्ध में फाइनली सरफराज को मार दिया। और 1740 में बंगाल का जो नवाब बना वो बना अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था, योग्य नवाब था। ठीक है, उसके शासनकाल में उसके टाइम पे क्या हो रहा था, अलीवर्दी खां के टाइम में सबसे बड़ी बात, उसने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। उसने मुगल्स को टैक्स देना जो पहले मुर्शिद कुली खां दे रहा था, इसने वाकई में दिखाया कि आई एम एन इंडिपेंडेंट रूलर, मैं एक स्वतंत्र शासक हूं। इसने टैक्स देना टोटल बंद कर दिया। इसके टाइम पे बंगाल इतना ज्यादा वेल्दी हो गया, समृद्ध हो गया कि इसे भारत का ही स्वर्ग कहा जाने लगा, हेवन ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे जब इसको लगने लगा अलीवर्दी खां कि मुझे यूरोपियन से कैसे अपना काम निकलवाना है, इसने यूरोपियन से दोस्ती तो रखी, अंग्रेजों से भी इसकी दोस्ती थी, लेकिन उन्हें कभी फोर्टिफिकेशन नहीं करने कर दिया। किलेबंदी इसे कहा जाता है, क्योंकि किलेबंदी का मतलब मैंने कहा था ना कि लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और ये बात जानता था। इसने कभी उन्हें फोर्टिफिकेशन नहीं करने दिया, और इसकी कई बस्तियां बसी। लेकिन इसी का फायदा उठाकर जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज थे, देश थे, जैसे फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, जो बचे हुए थे बिजनेस के, तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी कई जगह बस्तियां बसा ली थी अलीवर्दी खां के टाइम पे। अलीवर्दी योग्य शासक तो था ही, उसने यूरोपियंस की तुलना किससे की, बीज से, मधुमक्खियों से की, कि अगर इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देंगे, और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट के हमें मार देंगे। इस तरह से उन्होंने मधुमक्खियों की तुलना यूरोपियों से की, और यूरोपियों से तुलना मधुमक्खियों से की। अब ये अपना फोर्टिफिकेशन नहीं करने दे रहा था, और आगे अपने शासन को चलाता रह गया। इसका शासन 1756 तक था, लेकिन इसे भी तो अपना एक उत्तराधिकारी घोषित करना था। तो अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, हम बात करेंगे किसकी, अलीवर्दी खां की, जिसका शासनकाल रहा 1740 to 1756। अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था। इसकी 3 बेटियां थी, 3 डॉटर्स थी। जो पहली डॉटर थी, इसकी शादी उसने ढाका में की, जिसका नाम था घसीटी बेगम। ये ढाका के नवाब की विधवा थी, क्योंकि इसकी शादी उसने ढाका के नवाब से की थी, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो घसीटी बेगम ढाका के नवाब की क्या थी, ढाका के नवाब की विधवा थी। शी वॉज द विडो ऑफ द नवाब ऑफ ढाका। दूसरी बेटी की शादी से पूर्णिया में की, पूर्णिया एक जगह है। तो इनसे दूसरी बेटी की शादी की, उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था शौकत जंग को कहा जाए तो पूर्णिया के नवाब जो थे, या पूर्णिया के जो गवर्नर थे, उनका बेटा था। पूर्णिया के गवर्नर का ये बेटा था शौकत जंग। और तीसरी बेटी से जो बेटा हुआ, तीसरी डॉटर से जो बेटा हुआ था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को इसने अपना
उत्तराधिकारी घोषित किया था कि मेरे बाद जो बंगाल का नवाब होगा वो सिराजुद्दौला होगा। इसने ना घसीटी बेगम को किया और ना ही शौकत जंग को किया। तो इससे ये सब इसके विरोधी हो गए, राइवल्स हो गए, जो चाहते नहीं थे सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे। तो इनके लिए सिराजुद्दौला के सामने अब दो लोग थे, पूर्णिया के गवर्नर का बेटा शौकत जंग जो उसका भाई भी था, मौसेरा भाई, और दूसरा घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी, किसकी, सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को तो हरा दिया और मार दिया 1756 में ही मनिहारी वॉर में, मनिहारी के युद्ध में, मनिहारी वॉर, मनिहारी के युद्ध में इसने शौकत जंग को मार दिया और घसीटी बेगम को कैद कर दिया जेल में। ये इसकी कैदी हो गई, प्रिजनर हो गई। लेकिन इसका एक दुश्मन और था जो इसके ही सेनापति, कमांडर था, ट्रूप कमांडर जो इसका मीर जाफर था, वो इसके साथ नहीं था। और इसके अलावा बंगाल के कुछ अमीर लोग थे जो इसके साथ नहीं थे, जो सिराजुद्दौला को नवाब बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो इनमें से इसका तुरंत खात्मा कर दिया। लेकिन अब इसके सामने बड़ी चुनौती थी, जो यही कारण बनेगी बैटल ऑफ प्लासी की, यही रीजन था बैटल ऑफ प्लासी का। तो अब सिराजुद्दौला 1756 में गवर्नर बना, 1756 में गवर्नर बना। इसी बीच में क्या हुआ कि आपको पता है कि 1756 में एक वॉर स्टार्ट हो गई थी यूरोप में, 7 इयर्स वॉर, 7 इयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में स्टार्ट हो गया था, जो हमने पढ़ा है थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। जब ये स्टार्ट हो गए तो अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी बस्ती की किलेबंदी शुरू कर दी, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। तो नवाब सिराजुद्दौला ने दोनों को मना किया। इससे फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जब अंग्रेज नहीं माने तो इसने वहां पे अपने राजधानी से, कलकत्ता से, अंग्रेजों को हटा दिया और कलकत्ता पे वापस अधिकार करके, उसे कैप्चर करके वहां का जो शासन था या वहां की जिम्मेदारी, बागडोर, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी माणिक चंद्र को, जो उसी के दल में था, माणिक चंद्र को देकर ये वापस लौटाया। फिर इसके बाद एक घटना थी 20 जून 1756 की, जिसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, यह काल कोठरी की घटना। इसमें एक गवर्नर ने ही कहा है, जिनका नाम है जे हॉलविल, इनके अनुसार इन्होंने कहा है, देखो ये कई जगह तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसके बारे में सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ जो इंडियन ऑथर्स थे उन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन जे हॉलवेल ने अपने शब्द में कहा था कि 20 जून 1756 की रात 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, और ये काम सिराजुद्दौला ने किया था, और उसके अगले दिन केवल 20 ही जिंदा बचे थे। ये बात हुई थी, इसी को कहा जाता है काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये सच है नहीं सच है, लेकिन जे हॉलवेल ने इसे कहा था। और दूसरी चीज, कलकत्ता का पतन हो चुका था, कलकत्ता में कब्जा हो चुका था किसका, सिराजुद्दौला का। एक तरह से उसने अपने स्टेट पे हासिल किया था, उसे कैप्चर किया था, लेकिन अंग्रेजों को उसने वहां से निकाल दिया। तो उस समय मद्रास में बैठा हुआ था लॉर्ड क्लाइव, और उसके साथ था वॉटसन। तो लॉर्ड क्लाइव वापस, जैसे उसे कलकत्ता के डाउनफॉल, कलकत्ता के कैप्चर होने का न्यूज मिली, वह आया कलकत्ता आया, और उसने माणिक चंद्र को घूस दी, और कलकत्ता पे अधिकार कर दिया। इस चीज से सिराजुद्दौला को एक डर लगने लगा, उसे ये डर लगने लगा कि अगर इसने कलकत्ता पे अधिकार किया है तो इससे मेरे राज्य में खतरा हो सकता है। तो डर के मारे उसे एक संधि करनी पड़ी फैब 1757 में, ये थी अलीनगर संधि या अलीनगर ट्रीटी। इस ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ कि हम तुम्हें हमला नहीं करेंगे, बदले में हम अपने सिक्के ढाल सकते हैं और अपने किलों को मजबूत बना सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये परमिशन उसे मिल गई। लेकिन उस वक्त फ्रेंच इसके दोस्त थे, जिसके बारे में इसने भी अपनी एक शर्त रखी थी कि आप फ्रेंच पे हमला भी नहीं करोगे। लेकिन अंग्रेजों ने
फ्रांसीसियों या फ्रेंच से चंद्रनगर छीन लिया। जब उनसे चंद्रनगर ले लिया तो अब इसे माना गया अलीनगर संधि का उल्लंघन, है ना, कि आपने जो ट्रीटी की थी आपने उसके प्रॉमिस को तोड़ दिया है। और यहां से बनने लगी कि अब ये क्या बन रही है, बैटल ऑफ प्लासी की एक बैकग्राउंड। भाई इसके कई रीजन थे। बैटल ऑफ प्लासी होने के रीजन सिराजुद्दौला के 4 रीजन थे। पहला तो अंग्रेज जो उसी के टीम में थे उन्हें ही भड़का रहे थे, ठीक है, जैसे कि मीर जाफर उसके सेनापति था, वहां के एक अमीर था अमीर चंद, जगत सेठ, दीवान था एक राय दुर्लभ, इन लोगों को भड़का रहा था। दूसरा दस्तक जो 1717 में फर्रुख शिया ने फरमान दिया था उसका गलत यूज हो रहा था, मिसयूज हो रहा था, कि अंग्रेज किसी को भी उस दस्तक का जो एक लेटर होता था वो दे दिया करते थे, ये फरमान था जिसे दे दिया करते थे किसी दूसरे को। तो इस तरह से उनसे घूस लेते थे, पैसे खाते थे और वही लेटर किसी दूसरे को या किसी इंडियन को भी दे देते थे और अपने देश वालों को भी दे देते थे, सिराजुद्दौला के दुश्मनों को भी दे देते थे। तो इससे सिराजुद्दौला को बहुत टैक्स का नुकसान होने लगा। जब उसे टैक्स का नुकसान होने लगा तब उसने सोचा कि अब मुझे इस पे हटाना चाहिए इस चीज को। तो अंग्रेजों ने अब सोचा कि अगर हमें इस तरह से राज्य करना है तो हमें एक पपेट एम्परर चाहिए, पपेट नवाब चाहिए, कठपुतली शासक चाहिए। तो उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया ना, इट वॉज अ प्लान अगेंस्ट सिराजुद्दौला। उस प्लान में उन्होंने मिलाया मीर जाफर सेनापति को जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, एक वहां का अमीर था अमीर चंद, जगत सेठ एक व्यापारी या बिजनेसमैन था और राय दुर्लभ जो एक दीवान था। इसे अपने साथ मिलाया और बोला कि हम एक ऐसा युद्ध करेंगे जिसमें हम सिराजुद्दौला को मार के वहां पे अपने हिसाब से एक पपेट रूलर या कठपुतली शासक बिठा देंगे। और यहां से ये पृष्ठभूमि बनती है बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।